बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इस्राएली हवाई हमलों के बाद क्या है दक्षिणी लेबनान का हाल, और अमेरिकी चुनाव में कौन सा है वो मुद्दा जिसने डाला है भारतीयों की जिंदगी पर असर। We have been here for more than a decade now and we are still waiting for our green card because of the country cap. छात्रों की बढ़ती तादाद और इमिग्रेशन पॉलिसी की पेचीदगियों से कैसे टूट रहा है अमेरिका में बसने की चाहत रखने वाले कई भारतीयों का सपना, दिखाएंगे अमेरिका से ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। अमेरिका में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की करेंगे कार्यक्रम में बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA ने दी चेतावनी, इस्राएल के बैन से खत्म हो सकती है गजा में मदद की कोशिशें। साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे इस्राएली हवाई हमलों के बीच कैसा है लेबनान के एक शहर का हाल। 2 रातों से रूस कर रहा है यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव और उसके आसपास के इलाकों पर हवाई हमले, 3 की मौत। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में ज्वालामुखी फटने से कम 10 की मौत। माउंट लोवा टॉबी के आसपास 7 किलोमीटर इलाके को किया गया सील। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हर पल बदलती बाजी, वार पलटवार, तो वोटरों को लुभाने की कोशिशें, ये सब कुछ बस आज के दिन तक ही। आज चुनाव का प्रचार थम जाएगा, कल होगी वोटिंग और फिर पता चलेगा कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। इसीलिए बीबीसी दुनिया में आप तक चुनाव के हर पहलू की जानकारी लेकर आ रही हैं बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य अमेरिका से, जो चुनावी कवरेज के लिए वहीं पर खास है। और दिव्या से बात करने से पहले बात अमेरिका में पढ़ाई कर करियर बनाने का सपना देखने वाले कई भारतीयों की। पिछले सालों में ऐसे लोगों की बढ़ती तादाद और अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों की पेचीदगियों के चलते ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है वहाँ रहकर काम करने के लिए H-1B वीज़ा और उसके बाद ग्रीन कार्ड का रास्ता भारतीयों के लिए कैसे आसान बनाया जाए। इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं अमेरिका में कुछ भारतीय, जिनसे मुलाकात की कैमरा पर्सन डेबलिन रॉय के साथ अमेरिका पहुंची बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने। अमेरिका की स्टेट कैपिटल बिल्डिंग के सामने अकेले प्रदर्शन कर रहे ये अनुज क्रिश्चियन हैं। अनुज 15 साल पहले गुजरात से अमेरिका आए। So, do you know about country cap? पर अब भी H-1B वीजा पर हैं और लाखों भारतीयों की तरह ग्रीन कार्ड की कतार में। You are judged based on... अनुज का आरोप है कि अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियां भारतीयों के साथ भेदभाव करती हैं। You're just stuck, and it's just limbo. Do you know what I mean? You know. Yeah, it is. मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स को पता नहीं है कि इमिग्रेशन जो स्किल बेस है, कि आपकी काबिलियत पे जो इमिग्रेशन होना चाहिए वो भी अमेरिका प्रायोरिटाइज करता है बेस्ड ऑन आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो। इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक अमेरिका में स्थायी तौर पर रहने और काम करने के लिए जरूरी ग्रीन कार्ड के सालाना कोटे 1,40,000 में हर देश की कैप या सीमा 7% है। ऐसे में भारतीय और चीनी प्रोफेशनल्स को नुकसान होता है। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS के मुताबिक साल 2023 तक 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड की कतार में थे। हमें कई भारतीयों ने बताया कि वो दशकों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। हमने जब USCIS को इस पर सवाल लिख भेजे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जो लोग डायरेक्टली इम्पेक्टेड है बिकॉज वो लोग वीजा पे है, सो काफी सारे लोग ओपनली बोलना नहीं चाहते इसलिए। तो अनुज ने गाड़ी निकाली और अमेरिका के सभी 50 राज्यों की कैपिटल बिल्डिंग्स के सामने जाकर ऐसे ही प्रदर्शन किया। अमेरिकियों से बात की। वो अपने समुदाय में श्रेष्ठ हो सकते हैं, उन्हें दुनिया में और बेहतर काम करने के पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे। कई जगह उनके समर्थन में और भारतीय भी जुड़ने लगे। We are here to protest against... हम दोनों डॉक्टर हैं और हमें यहाँ रहते 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन कंट्री कैप की वजह से हमें अब भी ग्रीन कार्ड का इंतजार करना पड़ रहा है। अब अनुज ने एक संगठन बनाया है जो ये मांग कर रहा है कि ग्रीन कार्ड देश के कोटा पर नहीं, अप्लाई करने वाले की काबिलियत पर दिया जाए। अब इस चुनौती का एक दूसरा पहलू देखिए जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं दीप पटेल। दीप 9 साल के थे जब अपने माँ बाप के साथ अमेरिका आए। यहीं के स्कूल कॉलेज में पढ़े, अमेरिकी दोस्त बनाए, लेकिन जब 21 साल के हुए और माँ बाप को तब भी ग्रीन कार्ड नहीं मिला था तो दीप अमेरिका में गैर कानूनी हो गए।
This was my इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक कोई इमिग्रेंट अगर अपने बच्चे के साथ अमेरिका आते हैं और बच्चे के 21 साल के होने तक अगर उनका ग्रीन कार्ड नहीं लगता है तो वो अपने माँ बाप के वीज़ा पर डिपेंडेंट के तौर पर नहीं रह सकता, उसे अपने लिए अलग वीज़ा चाहिए होता है। अमेरिका में ऐसे 2.5 लाख युवा हैं। I had to start applying for colleges. जब मेरे कॉलेज में दाखिला लेने का वक्त आया तो मुझे एहसास हुआ कि एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल की सारी पढ़ाई अमेरिकी स्कूलों में करने के बावजूद मुझे विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट की तरह गिना जाएगा। करियर चुनने के समय भी मुझे इस बात पर गौर करना पड़ा कि कहीं मुझे करियर के अंत में कोई रास्ता ना मिला तो मुझे ये देश छोड़कर जाना होगा, और ये सब कुछ बहुत तनाव देने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोगों के लिए ये तनाव बर्दाश्त नहीं होता है। भारत में पैदा हुई अतुल्या ने यूएस सेनेट जुडिशरी कमेटी को बताया कि बहुत छोटी उम्र में वो और उनका भाई अपनी मां के साथ अमेरिका आए, लेकिन लगातार मानसिक परेशानियों से जूझ रहे उनके भाई ने कॉलेज शुरू करने से पहले ही अपनी जान ले ली। The day before his orientation at the University of Washington, he took his own life. Our entire family was torn apart. I flew home and went from writing a school paper to his obituary in less than 24 hours. And there's no mechanism in place in our system to protect children in our situations. दीप वर्क वीजा पर और अतुल्या स्टूडेंट वीजा पर हैं। इनके संगठन की कोशिशों से आखिरकार यूएस कांग्रेस और सेनेट में अमेरिका चिल्ड्रंस एक्ट 2023 बिल पेश हुआ ताकि कानून के जरिए लंबे समय से अमेरिका में वीजा पर रहे माँ बाप के बच्चों को ग्रीन कार्ड का हक दिया जाए, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। पिछली सरकार में हमने दोनों पार्टियों के समर्थन से कानून का मसौदा पेश किया था। इन्हें हम डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स बुलाते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ कानूनी तरीके से यहाँ आए, वो इसी देश को जानते हैं, यहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और बड़े होने पर उन्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। हमें उम्मीद है कि अब जो भी सरकार बनेगी इस कानून को पारित किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए ग्रीन कार्ड तो दूर, उसकी पहली सीढ़ी H-1B वीजा भी नहीं मिलता। चिन्मय पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा पर पुणे से कैलिफोर्निया आए। फिर जब नौकरी ढूंढी तो वर्क वीजा नहीं मिला। उन्होंने अधिकतम 3 बार H-1B वीजा के लिए अप्लाई किया, पर वीजा की लॉटरी में उनका नंबर नहीं लगा। H-1B बस 85,000 अलॉटेड है हर साल के लिए, और उससे बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो वो उसकी लॉटरी लेते हैं कि उन जितने भी लोग हैं उनमें से बस 85,000 पिक करे। लास्ट साल करीब 4 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे और वीज़ाज बस 85,000 ही थे। भारत लौटने के अलावा चिन्मय के पास कोई विकल्प नहीं बचा था जब उनको एक दूसरे वर्क वीज़ा के बारे में सौंदर्य बाला सुब्रमणी की किताब से पता चला। ये था O1 वीज़ा। H-1B से अलग इस O1 वीज़ा में लॉटरी नहीं, काबिलियत आंकी जाती है। H-1B के 85,000 के कोटे से अलग इस पर कोई लिमिट भी तय नहीं है। आवेदन सभी नियम पूरे करेगा तो वीज़ा दे दिया जाएगा। Just after the H-1B lottery, and I was thinking if I should go back. सौंदर्य ने जब अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम की जटिलताओं से अपने लिए रास्ता निकाला, तब O1 वीज़ा के बारे में जाना और फिर ऐसे और वर्क वीज़ाज पर किताब लिखी और कंपनी बनाई जिसके जरिए अब प्रोफेशनल सर्विसेज देती हैं। वीजा मिलने के बाद कई लोगों ने मुझे बताया कि अब वो रोज सुबह इमिग्रेशन के बारे में सोचने के बजाय जो करने आए हैं उस पर ध्यान दे पा रहे हैं, खास तौर पर नई कंपनियों के संस्थापक। ये अजीब है ना कि संस्थापक ऐसा कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरियां पैदा करते हैं, वैल्यू जोड़ते हैं और इसी देश की मदद कर रहे हैं, लेकिन कई दफा यही देश बिना गौर किए उन्हें ऐसा करने से रोकने लगता है। इन सबके रास्ते अलग हैं पर मंजिल एक। अमेरिका आना आसान है पर यहाँ रहकर करियर और जिंदगी बनाना मुश्किल। लेकिन अमेरिकी सपने की चमक ऐसी है कि इनका हौसला बरकरार है। देबलिन रॉय के साथ दिव्या आर्य, BBC अमेरिका।
जैसे जैसे अमेरिकी चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है, दोनों ही उम्मीदवारों की नज़र उन 7 स्विंग स्टेट्स पर है जिन पर चुनाव के नतीजे टिके हैं। पोल्स के मुताबिक ये अमेरिकी इतिहास में अब तक का सबसे करीबी चुनावी मुकाबला है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में पेंसिल्वेनिया पहुंचे, जहां उन्होंने आपत्ति जताई कि हर राज्य में वोटरों के लिए अपनी पहचान दिखाना ज़रूरी नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि इसके चलते चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होगी। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि हमलावरों को उन तक पहुंचने के लिए पत्रकारों की भीड़ से गुजरना होगा। तो वहीं उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस मिशिगन में थी, जहां उन्होंने रिपब्लिकन समर्थकों को डेमोक्रेट्स का साथ देने को कहा। राज्य के एक ब्लैक चर्च में उन्हें रिसेप्शन दिया गया था, जिसके बाद वो एक स्थानीय रेस्टोरेंट में वोटरों से बातचीत करने पहुंची और उसके बाद उन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक रैली की, जहां उन्होंने कहा कि गजा में जंग रोकने के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे। और सीधे चलते हैं बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य के पास, जो इस वक्त अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। दिव्या, आपकी स्टोरी से पता चला कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ग्रीन कार्ड, वीज़ा। कौन सी पार्टी है जो भारतीयों के इन मुद्दे को एड्रेस कर रही है और भारतीय समुदाय, खासकर युवा, क्या चाहता है इस चुनाव से? सारिका, दोनों पार्टियों का अगर हम इतिहास देखें तो दोनों का पक्ष इमिग्रेशन पर काफ़ी साफ है। यहाँ पे इमिग्रेशन 2 तरीके से होता है, इलीगल और लीगल। इलीगल इमिग्रेशन की दोनों ही आलोचना करते हैं। ट्रंप ज़्यादा कड़े उसके लिए रास्ते बता रहे हैं, अख्तियार करेंगे अगर वो सत्ता में आए, और बल्कि बहुत आलोचना करते हैं बाइडेन प्रशासन की कि उन्होंने उसके लिए कड़े कदम नहीं उठाए हैं। लेकिन भारतीय यहाँ ज़्यादातर लीगल तरीके से आते हैं, जैसा आपने देखा ग्रीन कार्ड, H1B वीज़ा या किसी भी और वर्क वीज़ा के जरिए, और उस पर दोनों पार्टियों का रुख थोड़ा अलग रहा है। ट्रंप प्रशासन, जब ट्रंप सत्ता में थे 2016 में, उस वक्त उन्होंने कई देशों से लोगों के आने पे पाबंदी लगाई, मुसलमान देशों से खास तौर पर, 7 ऐसे मुस्लिम देशों से। वैसे भी जो इमिग्रेशन के रूल्स थे उनको उन्होंने कड़ा किया। पर अगर हम डेमोक्रेट पार्टीज का इतिहास देखें तो ओबामा प्रशासन खास तौर पर इसमें थोड़ा और लीनियंट था। बाइडेन प्रशासन में भी नियम उतने कड़े नहीं थे। और कमला हैरिस ने अभी की अपनी जो ताज़ा रैलीज हैं उनमें बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका इमिग्रेंट्स का देश है, इसलिए लीगल इमिग्रेशन के रास्ते बेहतर होने चाहिए। दिव्या, आज आखिरी दिन है, प्रचार अब खत्म हो जाएगा, क्या खामोशी हो गई है या आखिरी दम लगा रहे हैं उम्मीदवार? अरे खामोशी तो बिल्कुल नहीं है सारिका, एकदम भारत से उलट है। यहाँ पर कोई साइलेंस पीरियड नहीं होता है। आखिरी दिन के शाम तक, रात तक प्रचार किया जाता है। और जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स का आप जिक्र कर रही थी, उन्हीं बैटल ग्राउंड स्टेट्स में आज कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया में है और ट्रंप 3 बैटल ग्राउंड स्टेट्स नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में आज रैलीज कर रहे हैं। और कल सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोट डलने शुरू हो जाएंगे, जो रात 8 बजे तक डलेंगे। जी दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि दिव्या बता रही हैं, आज आखिरी दिन है और जोर शोर अभी भी दोनों पार्टियों की ओर से लगाया जा रहा है और कल चुनाव है, जिससे ये तय होगा किसके हाथ आएगी अमेरिका की कमान, कमला हैरिस के या फिर डोनाल्ड ट्रंप के। और अब खबर मध्य पूर्व से। हमास के कैद में इजरायली बंधकों के परिवार वाले गुस्से में। इसकी वजह है देश से जुड़ी खुफिया जानकारी जो लीक हुई है। और एक इजरायली कोर्ट ने यह सार्वजनिक किया कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के करीबियों से यह जानकारी लीक हुई है, जिससे हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए की जा रही कोशिशों पर असर पड़ सकता है। परिजनों ने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर बातचीत बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये इजरायल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा धोखा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उनके स्टाफ ने कुछ गलत किया है। उधर लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें अब भी जारी हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के उस टॉप कमांडर को मार दिया है जिसे वो इजरायली सुरक्षा बलों पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला करने के लिए जिम्मेदार मानता है। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने उत्तरी इजराइल के साफिड शहर पर रॉकेट दागे। लेबनान में 23 सितंबर 2024 से शुरू हुई इजरायली कार्रवाई में अब तक 2100 लोग मारे जा चुके हैं। और बीबीसी संवाददाता ओरला गुएरिन दक्षिणी लेबनान के नबातिये शहर में लोगों से मिली। ये शहर कभी लेबनान के सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले शहरों में से एक था, जिस पर इजरायली हमले हुए हैं। नबातिये में घायल आते जा रहे हैं। इस्राएल ने इन पर इन्हीं की सरजमी पर बम गिराए हैं। उस वक्त कुछ अपने ही घर में थे। कुछ ही मिनट पहले एक महिला को लाया गया है। उनका यहाँ इमरजेंसी वार्ड में इलाज किया जा रहा है। आप उनकी दर्द भरी आवाज़ सुन सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने जिस हवाई हमले की आवाज़ सुनी थी, ये उसी में घायल हुई हैं।
डॉक्टर हसन वाजनी कह रहे हैं कि महिला को तुरंत वेस्क्यूलर यूनिट ले जाने की जरूरत है, वो इंतजार नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर हसन सरकारी अस्पताल के प्रमुख हैं। बमबारी के बावजूद वो यहाँ से नहीं जा रहे। स्टाफ के चंद लोग भी दिन रात उन्हीं के साथ यहाँ रुके हैं। हर दिन वो इजरायली हमले में घायल हुए लगभग 20 से 30 मरीजों का इलाज करते हैं। घायलों में ज्यादातर आम लोग हैं। स्टाफ के लोग ऊपर की तरफ दौड़ते हैं, ये देखने के लिए कि ताज़ा हवाई हमला कहाँ हुआ है। बचावकर्मी बीबीसी को बताते हैं कि शायद ही ऐसा कोई घंटा हो जिसमें बम नहीं गिरते। बर्न्स यूनिट में हम मोहम्मद से मिले। 29 साल के मोहम्मद पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ पड़ोस के बुजुर्गों के लिए खाना ला रहे थे। तभी इजरायली हमला हुआ जिसमें एक स्थानीय पुलिसकर्मी की जान चली गई और हमले ने उन्हें गहरे घाव और सदमा दिया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, हर तरफ धुआं था। मुझे आसपास के माहौल को समझने में लगभग 1 मिनट लगा। मैंने अपने दोस्तों को पहचाना, उनसे बात की और मुझे एहसास हुआ कि वो जिंदा हैं। और हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं थी? नहीं, कोई भी चेतावनी नहीं। हम ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी एक हवाई हमले की तेज आवाज आई। हम नहीं देख पाए कि बम किस जगह गिरे, पर 5 मिनट की ड्राइव पर नबातिये पर हुए और हमलों का असर साफ देखा जा सकता है। ये ऑटोमन युग का एक पुराना बाजार था जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। हुसैन जाबर और सरकारी इमरजेंसी सेवाओं में काम करने वाले उनके कुछ लोगों ने हमें ये इलाका दिखाया। वो अपने आसपास, अपने शहर और अपने इतिहास को बर्बाद होता देख रहे हैं और इजरायली हमलों का खतरा उन पर मंडराता रहता है। किसी ड्रोन की आवाज लगती है। जैसा कि आप सुन सकती हैं, ड्रोन सीधा हमारे ऊपर है। तो क्या वो हमें देख रहे हैं? हाँ, इसकी ज्यादा संभावना है। तो हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे सिर के ऊपर ड्रोन की आवाज काफी तेज हो चुकी है। पिछले कुछ मिनटों से वो हमारे और करीब आता जा रहा है। इस्राएल कहता है कि उसका निशाना हिजबुल्लाह है, जो आम लोगों के बीच छिपता रहता है। हुसैन और उनके साथियों का कहना है कि राहत कर्मी भी निशाना बनते हैं। इस्राएली हमलों से लेबनान में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जैसे जैसे हम वहां से आगे बढ़े, जिंदगी का बस यही एक निशान दिखा। बीबीसी संवाददाता ओरला ग्वेरिन की रिपोर्ट। और खबर यह भी है कि इजराइल ने जानकारी दी है कि फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA से अपने संबंध खत्म होने की उसने आधिकारिक सूचना दे दी है। पिछले सोमवार इजरायली संसद ने UNRWA पर बैन लगाने वाले एक बिल को मंजूरी दी थी। उनका दावा है कि एजेंसी का स्टाफ गजा में हमास के साथ मिला हुआ है, पर इजराइल ने इसके कोई सबूत नहीं दिए। संयुक्त राष्ट्र इन दावों की पहले भी जाँच कर चुका है, जिसके बाद स्टाफ के 9 लोगों को बर्खास्त भी किया गया था। UNRWA का कहना है कि इजराइल के इस बैन का गजा पट्टी में चल रहे राहत कार्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस बीच ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो मध्य पूर्व को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि वो इस इलाके में B-52 बॉम्बर्स की तैनाती कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि ईरान अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं @BBC सारिका पर। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।